हम पढ़ रहे हैं रेमेडी। रेमेडी मतलब ऑप्शन। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, चाहे वो कोई सा भी ब्रीच हो, एंटीसिपेटरी और एक्चुअल, फॉलोइंग रेमेडीज आर अवेलेबल। ऑल्सो अवेलेबल मतलब डैमेजेस क्लेम करने के अलावा। पहली चीज, रिसेशन का राइट मिलता है, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड करते हो। इस वर्ड को कैसे समझाया जाए, उसका कीवर्ड क्या है, वहां पे नीचे लिखा है इन सच केसेस ही मतलब जिस जो प्रोमिसी है वो, प्रोमिसी इज एब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, हमेशा लिखना है ये। जैसे ही तुमने अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो मैं अपनी जितनी जिम्मेदारी थी कॉन्ट्रैक्ट में मेरे परफॉर्मेंस की, रेसिप्रोकल प्रॉमिस थे ना, तुमने अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया तो मेरे जितनी जिम्मेदारी थी, मतलब मेरे जो प्रोमिसेस थे, मैं उससे एब्सॉल्व हो जाऊंगा, फ्री हो जाऊंगा। ऑल हिज ऑब्लिगेशंस, कहीं राइट नहीं लिखा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो एंटाइटलमेंट की बात हुई, और ये राइट वाइट वर्ड की जगह ये यूज करना आना चाहिए, एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। और मुझे डैमेज के कंपनसेशन का, सिर्फ डैमेज के, और वो कल भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि कहीं पे भी लॉ का इंटेंशन ऐसा नहीं जाता कि आपको हम एक्स्ट्रा बेनिफिट दिला दें। डैमेज कंपनसेशन का राइट एंटाइटल्ड रहेगा। तो दो बातें होंगी, एब्सॉल्व फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन, एंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन फॉर एनी डैमेजेस ही हैव सफर्ड। कोई डाउट? एग्जाम्पल तो बच्चों जैसा है, देखो उसमें क्या लिखा है, ए प्रॉमिस टू बी ए प्रोमिस बी टू डिलीवर 50 बैग्स। ए प्रोमिसर है बैग्स को देने के लिए ऑफ सीमेंट ऑन अ सर्टेन डे, सर्टेन डे था उसमें फिक्स। बी एग्री टू पे द अमाउंट ऑन रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, बी भी प्रोमिसर है ऑन द ग्राउंड ऑफ अमाउंट, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गए। ए फेल्ड टू डिलीवर द सीमेंट, पेमेंट देने का प्रॉमिस कब था, डिलीवरी के बाद, तो ऑब्वियसली पहले क्या होनी थी, ये डिपेंडेंट वाला केस था, तो डिलीवरी हुई नहीं, ए फेल टू डिलीवर द सीमेंट, तो बी इसी दिन डिस्चार्ज हो जाएगा, एब्सॉल्व हो जाएगा फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। एब्सॉल्व की जगह डिस्चार्ज भी प्रॉपर वर्ड है, डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी टू पे द प्राइस। कोई समस्या है क्या? एंड ऑब्वियसली ही कैन क्लेम डैमेजेस, एंटाइटल्ड टू क्लेम द डैमेजेस। अब एक कहानी है, मैंने बहुत अच्छे समझाई थी तुम्हें, वो क्वांटम मेरिट। इसको मैंने कहा एज मच एज अर्न। अपन सीधे जाते हैं नीचे पहले एग्जाम्पल पे, और स्टोरी लाइन समझ लेंगे तो प्रोविजन अपने आप समझ में आ जाएगा। एक्स wrongfully revoked Y's authority before Y could complete his duties। ध्यान से सुनना, मैंने Y को अपना एजेंट रखा और मैंने उसे कहा कि तो मेरे लिए एक बंदा ढूंढ के दे जो मेरा घर खरीद ले, मैं बेचना चाहता हूं। वाई ने सर्चिंग शुरू कर दी, वाई को बंदा मिला, मुझे कहीं से पता चल गया कि यार एक बंदा है जो वाई को मिल गया है और वो मेरा घर खरीदने में इंटरेस्टेड है। मैंने उसी दिन वाई को एजेंसी से निकाल दिया, क्योंकि अब मैं ऐसे पर्सन के नॉलेज में आ गया हूं जो मेरा घर खरीदने में सक्षम है और इंटरेस्टेड भी है। अब मैं चाहता हूं कि मैं उससे सीधे डील कर लूंगा और वाई का कमीशन नहीं देना पड़ेगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे वाई ने मेरे लिए काम किया, उसने वो बंदा ढूंढ के दिया, उससे बातचीत की, उसको इंटरेस्टेड बनवाया, और यही उसका रोल था। पर वो अपनी पूरी ड्यूटी कर पाता कि भाई वो पूरा घर बिकवा के सिस्टमेटिकली मुझे पैसा दिलाता और उसे घर दिलाता, जो उसकी ड्यूटी थी, उसके पहले मैंने उसको निकाल दिया। एक्स wrongfully रिवोक्ड, और ये काम मैंने इसलिए नहीं किया, भाई वाई अगर गलतियां कर रहा था इसलिए मैंने उसे निकाल दिया, वो बेईमानी कर रहा था इसलिए मैंने निकाल दिया। मतलब जैसे कि मुझे वो बोल रहा था कि इतने महंगा नहीं बिकेगा, सस्ता ही बिकेगा, और उसे कह रहा था कि ये तो महंगा ही है, और बीच में अपना मार्जिन खा रहा था या वॉट एवर द रीजन, और रॉन्गफुल काम कर रहा था और निकाल दिया, दैट इज ओके। लेकिन हमारा रिवोक करना उसको रॉन्गफुल है, मतलब कि वो अपना काम ठीक से कर रहा था, हमने अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए
मतलब चीटिंग हमने की, उसको निकाला है। क्या वाई हमसे अपने किए हुए मेहनत के पैसे मांग सकता है या नहीं क्वांटम मेरिट के ग्राउंड पे? क्वांटम मेरिट वही प्रिंसिपल है, जब उसने हमारे लिए परफॉर्मेंस कर दिया, इवन दो हमने उसको पूरा परफॉर्मेंस नहीं करने दिया, तो जितना उसने परफॉर्म किया एटलीस्ट उतना पैसा तो उसको मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने इसके लिए लैंग्वेज क्या लिखी, एज मच एज अर्न। कुछ समझ में आया या नहीं आया? एक और कहानी ले लेते हैं। तुमने एक टैक्सी हायर की, यहां से लेके कहां तक की, ओंकारेश्वर की। तुम्हारी और उसकी डील हो गई, एग्रीमेंट हो गया कि ओंकारेश्वर तक चलना है। इंदौर में बीच में तुम्हारे दोस्त का फोन आया, मैं इंदौर में खड़ा हूं यार, मैं ले चलूंगा, तो यहीं उतर जा। अब टैक्सी वाले को तुम क्या बोल रहे हो, उतर के देख अपना कॉन्ट्रैक्ट तो ओंकारेश्वर तक था, तो मैं पैसा नहीं दे रहा तुझे, मैं तो यहीं उतरूंगा। तो क्वांटम मेरिट के ग्राउंड पे उसको पैसा मिलना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? पूरा परफॉर्मेंस ना भी हो पाए, ये सिचुएशन तब आती। परफॉर्मेंस जो डिसाइडेड था कॉन्ट्रैक्ट में वो कंप्लीट ना भी हो पाए, सामने वाला ब्रीच नहीं कर रहा, आप उसे रॉन्गफुली छोड़ रहे हो, तो आपको उतना पैसा उसको देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम मेरिट। तो वो ये एज अ क्वांटम मेरिट फॉर द वर्क ही हैड डन and express that he had incurred in the course of duties as an agent। तो बोला he could recover on the ground of quantum merit। ही मतलब यहाँ पे एजेंट। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। दूसरी कहानी देख लो। A agrees to deliver 100 bales of cotton to B at a price of 1000। ठीक है ना। अब A प्रोमिसर है बेल्स को डिलीवर करने के लिए। तुम्हारे आंसर में भी ऐसी टोन आनी चाहिए, वो जो केस कनेक्ट करते हो। जब केस कनेक्ट करते हो और अपन एक ही बारे में बताते तो हम क्या बोलेंगे सीधे सीधे, ए इज अ प्रोमिसर फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। और दूसरा क्या लिखा है उसने, द कॉटन बेल्स वेयर टू बी डिलीवर्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट 50 ईच। 2 इंस्टॉलमेंट में कॉटन बेल्स भेजनी थी हमें 50-50 की। ए डिलीवर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और दूसरी इंस्टॉलमेंट पे डिलीवर करने में वो बेचारा कैसे भी फेल हो गया। सोचो तुम्हारे साथ डील थी, तुमने 50 कॉटन बेल्स तो यूज कर ली, अब जब ड्यू डेट आई दूसरी डिलीवरी की तो वो किसी भी रीजन से अनेबल है, नहीं कर सकता। चलो इम्पॉसिबिलिटी हो गई है किसी रीजन से, वो नहीं कर सकता, तो क्या तुम उसके पुरानी 50 बेल्स के पैसे खा जाओगे, उसको दोगे नहीं? क्या वो तुमसे क्लेम कर सकता है? तो आंसर इज यस। सर वो है ना इम्पॉसिबिलिटी नहीं, उसने ब्रीच कर दिया। सोचो 50 बेल्स पे तो उसने डिलीवर किया, नेक्स्ट 50 पे उसने ब्रीच किया है, ब्रीच ऑफ परफॉर्मेंस वाला केस है। अब मैं सवाल पूछूं कि क्या वो पुरानी 50 के पैसे तुमसे रिकवर कर सकता है? यस। सर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, अरे वो वॉइड हो जाएगा तो भी रीपे और रीपेमेंट की बात तो करनी पड़ती है ना। जो भी तुमने किसी से लिया है वो प्रॉपर्टी, वो पैसा आपको रिफंड और रीपे करना पड़ता है, सेक्शन 72। उस केस में भी क्वांटम मेरिट बनता है। हाँ आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, दैट इज अ सेपरेट पार्ट, पर आप ये थोड़ी मना कर सकते हो कि तूने मुझे जो 50 बेल्स दिए उसके पैसे मेरे देने नहीं बनते, वो तो देने हैं, नहीं तो उसकी 50 बेल्स वापस कर दो। यू कैन क्लेम डैमेजेस ऑन द ग्राउंड ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ओके। तो क्वांटम मेरिट तो लगेगा ही लगेगा, तो बहुत सारी जगह लगता है इस वजह से। आप सोचो ना कितनी सारी जगह केस बन सकता है इसका, सोचो। आधा अधूरे परफॉर्मेंस पे हमेशा बनेगा कौन? क्वांटम मेरिट। और ये प्रिंसिपल दिखा के हमको बोलना पड़ेगा कि ये राइट रखता है कौन? प्रोमिसर, कि वो अपना डैमेज, वो अपना पार्ट रिकवर कर सके, जितना उसने काम कर दिया एटलीस्ट उतने वर्क डन का वो कंसिडरेशन ले सकता है। कोई डाउट है इसमें? अब इन कहानी में और चलते हैं। क्वांटम मेरिट में सबसे ऊपर चलो प्रोविजन क्या लिखा है, वेयर वन पर्सन हैज रेंडर्ड सर्विस टू अनदर इन सर्कमस्टांसेस विद द which indicate an understanding between them that it is to be paid for although no particular remuneration has fixed। अब देखो यहां पे बहुत ही मजेदार केस है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को सर्विस दी है। दूसरी बात काम की देखो, इन सर्कमस्टांसेस विच इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, उन दोनों की उस सर्विस के लेन देन में अंडरस्टैंडिंग थी।
और ये भी अंडरस्टैंडिंग थी दैट द सर्विस इज पेबल, पेड, फ्री सर्विस नहीं है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को सर्विस दी और उसका पेमेंट डिसाइडेड नहीं है, पर यह तय है कि इसका पेमेंट होगा। दोनों को अंडरस्टैंडिंग है इसकी कि पेमेंट होगा। इवन दो, कोई बात नहीं, नो पर्टिकुलर रेम्यूनरेशन इज फिक्स्ड, उन्होंने एग्जैक्ट अमाउंट फिक्स नहीं किया है। कई बार ऐसा नहीं होता, जल्दी से रोड पे ऑटो रोका, बैठ गए, कुछ डील नहीं करी, बोले वहां चलो। दोनों पार्टी को, एक सर्विस दे रहा है एक सर्विस ले रहा है, दोनों पार्टी को अंडरस्टैंडिंग है कि पेमेंट होगा, इवन दो अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड। अरे हाँ या ना? द लॉ विल इन्फर अ प्रॉमिस टू पे, तो लॉ कहता है कि पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को सर्विस देती है जिसमें दोनों पार्टी की अंडरस्टैंडिंग है कि भाई पेमेंट तो होगा, इवन दो आपने अमाउंट डिसाइड ना भी किया हो, तो भी लॉ कहता है कि आपको पेमेंट तो देना पड़ेगा, और पेमेंट किस हिसाब से देना पड़ेगा, तो वो हिसाब का नाम है क्वांटम मेरिट। एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस हैज डिजर्व्ड इट, जितना उसने अर्न कर लिया है, जितना उसने ड्यू करा लिया है, जितना वो डिजर्व करती है, ये अर्न को ही डिजर्व बोल रहे हैं, उतना पेमेंट उसको करना पड़ेगा। कोई समस्या? इट कवर्स अ केस वेयर द पार्टी इंजर्ड बाय द ब्रीच had at time of breach done part, not all of the work, which he is bound to do under the contract to seek the compensation for the value of the work done। ये वही वाली कहानी हो गई कि दो 50-50 बेल्स, दो इंस्टॉलमेंट में 100 बेल्स देनी थी, 50 बेल्स दे दी है, 50 बेल्स में जो प्रॉमिसर है वो कर रहा है ब्रीच, तो भी वो 50 बेल्स के पैसे रिकवर कर सकता है। इट कवर्स अ केस वेयर पार्टी इंजर्ड बाय द ब्रीच एट अ टाइम ऑफ ब्रीच डन पार्ट बट नॉट ऑल ऑफ द वर्क विच ही इज बाउंड टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड सीक टू बी कंपनसेटेड फॉर वैल्यू ऑफ द वर्क डन, तो उसका जो वर्क डन है उसकी वैल्यू उसको मिलेगी। कोई समस्या है तो बताओ। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस डॉक्ट्रिन टू कंडीशन मस्ट बी फुलफिल, अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटम मेरिट में ये दो कंडीशन फिर भी फुलफिल हमेशा करनी है। पहली, इट इज ओनली अवेलेबल इफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज्ड। मतलब क्या है इसका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम वो 50-50 बेल वाले केस में सामने वाले को कह दो यार तू आज परफॉर्म नहीं कर पाया, चल 15 दिन बात कर देना, 15 दिन और दिए तेरे को मैंने। अब जब तुम 15 दिन तुमने और दे दिए तो क्या वो 50 बेल्स का पैसा मांग सकता है? अभी नहीं मांग सकता। क्वांटम मेरिट तब लगेगा जब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है? डिस्चार्ज, बोले वो कैंसिल, तभी ये क्वांटम मेरिट लगेगा। अगर तुम ऑनगोइंग कर दोगे पुराने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को, किसी को माफ करके, किसी को अलाउ करके, फिर ये नहीं लगेगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो पहली कंडीशन तो ये है कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होना जरूरी है, तभी ये क्वांटम मेरिट वाला केस बनेगा। दूसरी बात, द क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय अ पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। ऑब्वियस बात है, क्वांटम मेरिट का क्लेम कौन कर सकता है? जो डिफॉल्ट में नहीं है। अभी मैंने वो एजेंट वाला केस समझाया था। क्या समझाया था एजेंट वाला केस? वो रॉन्गफुली तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहा है, तो फिर वो क्वांटम मेरिट का राइट नहीं रखता। अगर तुम ये प्रूव कर दो कि ये तो चीटिंग कर रहा था मेरे साथ, बीइंग एन एजेंट, तो वर्क डन के लिए उसका राइट नहीं बनता। कुछ समझ में आता है कि नहीं? पार्टी डिफॉल्ट में नहीं होनी चाहिए जो क्वांटम मेरिट मांग रही है। द ऑब्जेक्ट अलाउइंग अ क्लेम ऑन क्वांटम मेरिट इज टू रिकम्पनसेट द पार्टी और पर्सन फॉर वैल्यू ऑफ वर्क। तो किस बात का क्वांटम मेरिट, किस बात को हाईलाइट करता है? रिकम्पनसेशन फॉर द वैल्यू ऑफ वर्क जो उसने किया है। डैमेजेस आर कंपनसेटरी इन नेचर वाइल क्वांटम मेरिट इज रेस्टिट्यूटरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाए। रेस्टिट्यूटरी, इस वर्ड का क्या मतलब है? रोज बोलूंगा मैं, क्या मतलब है रेस्टिट्यूटरी? ढूंढो और लगाओ जरा। वो बोल रहा है ये डैमेजेस नहीं है, इसको डैमेजेस से अलग कर रहा है वो। बोलो क्वांटम मेरिट इज नॉट डैमेज,
क्या लिखा है? क्या लिखा है? रेस्टिट्यूटरी, रीस्टोरिंग, उसी की चीज थी। मैंने 50 बेल्स मैंने दी थी, 50 नहीं दे पा रहा हूं तो वो 50 का पैसा तो दो। हाँ, मेरी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कुछ फ्रॉड नहीं होना चाहिए मेरा, कुछ फिर नहीं बनेगा। डैमेजेस रेस्टिट्यूशन थोड़ी था, मेरा थोड़ी था। एक और अंतर बताया था, जनरली डैमेजेस कौन क्लेम करते हैं? प्रोमिसी। और ये क्वांटम मेरिट कौन क्लेम करने बैठेगा? प्रोमिसर, जिसने कुछ पार्ट परफॉर्मेंस कर दी है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ये रेस्टिट्यूटरी वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां एग्जाम में सीधा आ जाएगा ना वर्ड, तो सोचनी पड़ेगी कि क्या बात लिखी है। लिखो वहां पे रिस्टोरेशन ऑफ द वैल्यू। इट इज बट रीजनेबल कंपनसेशन। अच्छा, ये जो क्वांटम मेरिट में पैसा मिलेगा, कहीं भी डैमेज डैमेज नहीं लिख रहा है वहां, कंपनसेशन कंपनसेशन लिख रहा है। इस बात को समझो, कंपनसेट कर रहे हैं भैया, तूने जितना काम कर दिया उसका कंपनसेट कर रहे हैं। हाँ? तो वहां पे अपन डैमेज डैमेज लिखेंगे ना तो अपना डैमेज हो जाएगा। डैमेज नहीं है ये, साफ समझा दिया। क्वांटम मेरिट इज नॉट अ डैमेज। हाँ, डैमेज भी कंपनसेशन होता है, क्वांटम मेरिट भी कंपनसेशन होता है, लेकिन दोनों के मतलब ही अलग अलग है। ये रिस्टोरेशन है और वो लॉस का कंपनसेशन है। अरे ये कोई लॉस का कंपनसेशन थोड़ी है। कुछ समझ में आया क्या? मैंने कोई सर्विस दे दी आधी अधूरी, मैंने कोई गुड्स दे दिया आधा अधूरा, उसका रिस्टोरेशन है, उसका कंपनसेशन है। डैमेजेस क्या है? लॉस हो गया है, उसका कंपनसेशन है। कंपनसेशन दोनों है, पर डैमेज अलग चीज है और क्वांटम मेरिट अलग चीज है। कंपनसेशन दोनों है, अलग अलग पर्पस के। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? पूछ लो। एक एग्जांपल यहां भी दिया है उसने, तो वो ये बोल रहा है रीजनेबल दो हमेशा कंपनसेशन। रीजनेबल वर्ड इंपॉर्टेंट था, जस्टिफाइड हो। जो मैंने बार बार रीजनेबल वर्ड को तुम्हें समझाया, जस्टिफाइड होना चाहिए। तो मैं 50 बेल्स का कितना कंपनसेशन रिस्टोरेशन में मांग रहा हूं, वो जस्टिफाइबल होना चाहिए। तो रीजनेबल बेसिस पे ये कंपनसेशन दिया जाता है। ये बोल रहे हैं वेयर अ पर्सन ऑर्डर्स ओनली 12 बॉटल्स ऑफ अ विस्की फ्रॉम अ वाइन मर्चेंट बट ऑल्सो रिसीव 2 बॉटल्स ऑफ ब्रांडी एंड द परचेजर एक्सेप्ट्स देम। तो वो जो 2 बॉटल उसको ब्रांडी की मिली है ना, उसके पैसे भी देने पड़ेंगे। गलती से आ गई सपोज तुम्हारे पास 12 और 2 अलग से, और एज अ परचेजर तुमने एक्सेप्ट कर लिया। इंटेंशन टू फ्री तो था नहीं उसका भी, कोई बात ही नहीं थी तुम्हारी कि फ्री आ रही है इसके ऊपर। तो ऑब्वियस बात है कि ये 2 बॉटल एक्स्ट्रा जो आई है इसका पैसा देना पड़ेगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ के डैमेज वैमेज फील हो रहा है क्या? लॉस हो गया किसी पार्टी को, फिर भी कंपनसेशन मिल रहा है फॉर द वर्क डन। और क्लेम करने वाला है जो, वो डिफॉल्ट में नहीं है, उसने कोई गलती कर दी क्या? तुम्हारा नुकसान कर दिया क्या? नहीं। तो यहां क्वांटम मेरिट लग जाएगा। तो वो कंडीशंस के साथ लगाना सीखो इसको। कोई समस्या है, कुछ डाउट है तो पूछो। ये कुछ केसेस दिए, ये केसेस बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब केस स्टडी आएगी ना तो इन्हीं में से किसी एक केस पे आ जाएगी। ये बता रहा हूं मैं तुम्हें, क्वांटम मेरिट की केस स्टडी इन्हीं केस में से किसी पे आनी है। तो पहला लिखा हुआ है वेयर एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। डिस्कवर्ड मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय वो वॉइड नहीं, बाद में पता चला इंफॉर्मेशन की वजह से कि ये तो वॉइड है। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स, और व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। डिस्कवरी बाद में हुई है या वो बाद में वॉइड हुआ है, तो हमेशा क्या बनेगा? क्वांटम मेरिट। वॉइड अब इनिशियो पर कभी भी नहीं बनेगा क्वांटम मेरिट। अरे समझे कि नहीं समझे? एक पार्टी कुछ कर पाए लीगली लॉफुली, उसके लिए पहले दिन तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड चाहिए ना, तब तो टाइम मिलेगा उसको कुछ परफॉर्म करने का, तब तो वो क्वांटम मेरिट मांगेगी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट या तो डिस्कवर बाद में हो रहे हैं कि वो वॉइड है। अब ये जो डिस्कवर है ना सर, एक ही तो बात लिखी है, नहीं, इसमें थोड़ा सा अंतर है। डिस्कवर्ड जो हो रहे हैं मे बी वो वॉइड एब इनिशियो थे, पर दोनों पार्टी को पता नहीं था। वो एक घोड़ा मर गया और अपन आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने दोनों को ही नहीं मालूम है।
और मैं 5 लाख रुपए तुम्हें दे के आ गया हूं, अब तुम क्या कह रहे हो, वो 5 लाख तो भूल जाओ सर। क्यों? वो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो था। तो क्वांटम मेरिट नहीं बनेगा क्या? नहीं, हम तो नॉर्मली भी समझते थे कि वो 5 लाख वापस देने पड़ेंगे रिफंड और रीपे में, पर अब उसका नाम समझो, हमेशा रेफरेंस में दो कि ये क्यों देने पड़े, क्वांटम मेरिट की वजह से। प्रिंसिपल ये लग रहा है। अरे समझ में आई बात? तो ये डिस्कवर्ड वाली कहानी ऐसा हो सकता है कि वॉइड अब इनिशियो थी, बाद में पता चला कि वो तो उसी दिन से वॉइड था, और दूसरा वाला तो सुपरवीनिंग वॉइड है ही, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अब बिकम्स वर्ड तो बता रहा है ना कि ये तो टाइमलाइन में आगे बढ़ के पता चला कि ये वॉइड हो गया है। कोई डाउट है क्या? चलो दूसरी कहानी देखो। वेयर समथिंग, ये लैंग्वेज ऐसी ही चाहिए अपने को वहां पे जब केस स्टडी में आंसर लिखेंगे, यही पॉइंट, ये लाइन काम आ जाएगी। व्हेन समथिंग इज डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो ग्रेशियसली। ये ग्रेशियसली वर्ड का मतलब मैंने समझाया था, तुम बताओ। आउट ऑफ ग्रेस, ग्रीड व्रीड नहीं, ग्रेस। ग्रेस, दया के भाव से हमने कोई काम कर दिया, कृपा के भाव से कर दिया, जिसका रिटर्न लेने की हमारी कोई इंटेंशन नहीं है, वो होता है आउट ऑफ ग्रेस। इनसे नंबर मिलते हैं ना, ग्रेस मार्क्स, बिना लिखे, उसको ग्रेस मार्क्स इसीलिए बोलते हैं। ग्रेशियस बेलमेंट एग्जाम्पल में वर्ड समझाया था। बेलमेंट मतलब वैसा कॉन्ट्रैक्ट जैसे दोस्तों को दोस्त ने किताब दे दी, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि आप अपना किताब वापस ले सकते हो, रिकवर कर सकते हो उसको, वो मना नहीं कर सकता। नहीं आई बात समझ? बेलमेंट में ग्रेशियस अलाउड है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, पर वो स्पेशल नेचर बेलमेंट में आएगा तो वैलिड हो जाएगा। तो यहां पे तो विदाउट लिखा है, विदाउट पे ध्यान दो, मतलब वो ग्रेशियसली नहीं दिया है ऐसा बोला है। तो अगर कोई बंदा किसी और व्यक्ति के लिए कोई काम कर रहा है और वो ग्रेशियसली नहीं कर रहा है, नॉन ग्रेशियस इंटेंशन से कर रहा है, तो हमेशा उसे क्वांटम मेरिट बेनिफिट मिलेगा, मतलब ही कैन रिकवर द कंपनसेशन फॉर द वर्क डन, ही कैन रिस्टोर हिज वैल्यू। मैंने कल एक ऐसे टाइम पास में एग्जांपल बोला था, तुम एक होटल में गए हो, वहाँ फ़ोन दिखा तुमको, एक रेस्टोरेंट का, होटल के रेस्टोरेंट का नंबर मिला, तुमने उससे चाय मंगाई, खाना पीना मंगाया और सोचा कि ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, जबकि जिसने दिया, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता कि प्रॉमिस ही ग्रेशियसली सोच रहा था। वर्ड क्या लिखा है? व्हेन समथिंग इज डन, किसके एंगल से लिखा है? प्रॉमिसर के एंगल से, जो काम करने वाला है। होटल का इंटेंशन कतई नहीं था कि भैया ये ग्रेशियस दे रहा हूं मैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम्हारी उससे बातचीत नहीं होती क्लियरली, बट तुम बताओ क्या होगा तुम्हारा, पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? रीजन कौन बनेगा? क्वांटम मेरिट। आया समझ आया? क्योंकि होटल वाले का इंटेंशन कतई ग्रेशियस नहीं था। वेयर there is an express or implied contract to render service but there is no agreement for remuneration। ये वो ऑटो रोका, बैठ गए, बोले चल मैं दे दूंगा पैसे, रेमुनरेशन देनी है वो जो मांगेगा बाद में उतरते समय। हाँ या ना? ये वाला एग्जांपल भी, जब भी इस पे केस बन जाए, वो ऊपर वाले पे, तुम्हें समझ में आ रहा है? ये सब केस के मेन ग्राउंड्स बन रहे हैं। आफ्टरवर्ड डिस्कवर्ड हुआ वॉइड, बिकम हो गया वॉइड, तो किसी ने अगर वर्क डन किया है तो उसको उसका कंपनसेशन देना है फॉर द वर्क डन, दैट इज क्वांटम मेरिट। दूसरा, विदाउट इंटेंशन ग्रेशियसली किसी ने आपके लिए कोई काम किया है, विदाउट इंटेंशन बीइंग ग्रेशियस, अगर आपके लिए कोई भी काम करता है तो आपको उसको रिटर्न देने पड़ेंगे, उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। इवन दो पहले आपने बहुत एग्रीमेंट क्लियरली नहीं बनाए हैं, सारी डिटेल नहीं डिसाइड किए, तो भी देना पड़ेगा। ये तीसरा वाला तो उस पर और अच्छा आ गया, उसने कहा कि एग्रीमेंट में रेम्यूनरेशन का अमाउंट डिसाइडेड नहीं है, फिर भले ही आपका एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो या एम्प्लाइड एग्रीमेंट हो। मैं वो ऑटो रोक के बैठ गया, वो पता है कौन सा एग्रीमेंट है? एम्प्लाइड। मेरे एक्शन की वजह से एग्रीमेंट बन गया है, वो एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स हुए ही नहीं। बस आई, मैं चढ़ गया, वो बस स्टॉप लिखा उस पर, मैंने ना बस
मालिक से बात की है, ना मैंने कंडक्टर से बात की है, ना मैंने ड्राइवर से बात की है, मेरी एक्शन से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। टिकट वेंडिंग मशीन में तुमने सिक्का डाल दिया तो एक्शन से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? आगे देखो, व्हेन वन पार्टी अबेंडेंस रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, यही तो है ब्रीच। मैंने कहा था ब्रीच में भी लग जाएगा। दो वर्ड है, अबेंडेंस और रिफ्यूजेस। मना कर रही है या वो मिल ही नहीं रही, छोड़ के भाग गई कॉन्ट्रैक्ट, वॉट एवर द रीजन, अबेंडेंस। रिफ्यूज बता रहा है, असर्टिवली मना कर रहा है। अबेंडेंस मिल नहीं रहा, छोड़ के भाग गया, ये सब अबेंडेंस में आ जाएगा। ब्रीच में भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। फिर वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल, डिविजिबल मतलब जैसे वो 50-50 वेल्स सेवरेबल, एंड द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट हैज एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ द पार्ट परफॉर्मेंस। मैंने तुम्हें 50 बेल्स जब दी तो तुमने अपना प्रोडक्शन कर लिया उससे, तो यू हैव एंजॉयड द परफॉर्मेंस। जो तुमने एंजॉय कर लिया उसका पैसा दो। नेक्स्ट, व्हेन द इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट में, व्हेन एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लंप सम इज कंप्लीटली, ये लंप सम कंसीडरेशन है, completely performed but badly, the person who has performed the contract can claim, मतलब है ना, performed but badly, ये ऐसे एक साथ पढ़ लो। उसका मतलब ये है कि परफॉर्मेंस तो है पर वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, खराब परफॉर्मेंस है, और कॉन्ट्रैक्ट है इंडिविजिबल। द पर्सन हु हैज परफॉर्म्ड द कॉन्ट्रैक्ट, क्या वो लमसम अमाउंट क्लेम कर सकता है? वो कह रहे हैं कि बैड वर्क का डिडक्शन ले सकते हो। और इस बार देखो, वो जो प्रॉमिसी है ना, वो बोल रहा है कि यार तूने काम थोड़ा ठीक नहीं किया, उसका पैसा मैं काटूंगा। और ग्राउंड क्या बोल रहा है? क्वांटम मेरिट। इसलिए मैंने बोला इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन अप्लाई कर रहा है क्वांटम मेरिट? इस बार प्रॉमिसर नहीं, प्रॉमिसी अप्लाई कर रहा है। ये इकलौता केस है जिसमें प्रॉमिसी अप्लाई कर रहा है क्वांटम मेरिट। ध्यान से देख लो, वर्क अगर डिविजिबल होता तुम क्वांटम मेरिट ऐसे अप्लाई नहीं कर पाते, काम रोक दो। तुम्हें ये कमरा बनाना है, अब ये वर्क डिविजिबल नहीं है, ये कमरा बनेगा ही तब जब ये पूरा बनेगा, आधा अधूरा कमरा होता ही नहीं है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट है। तुम्हें फूड खाना था, तुमने उसको ऑर्डर कर दिया, एक दाल और 4 चपाती। अब वो फूड तो इकलौता पूरा एक इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आधा आधा क्या करे? वो तो लेके आ गया 4 चपाती और एक साथ दाल, उसमें नमक नहीं है, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं लग रही है, तो यहां पे एज अ प्रॉमिस यू कैन अप्लाई व्हाट? क्वांटम मेरिट। समझ में आई मेरी बात? लेकिन अगर डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट था, सपोज तुमने 2 सब्जी ऑर्डर करी थी, एक आई है, तो भैया दूसरे को अभी मना कर लो ना। नहीं आया समझ? तो ये इंपॉर्टेंट केसेस है 6, और कल मैं ये पूछूंगा, याद होने चाहिए प्रॉपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम मेरिट। और देखो कितने सेक्शंस हिट कर रहा है अपन पीछे जो पढ़ के आए उसके। और हर वो जगह जहां पे हम कहेंगे कि यार एज मच एज वर्क डन, प्रॉमिसर को उसका पैसा मिलना चाहिए, उसके लिए रेफरेंस में लिखना पड़ेगा क्वांटम मेरिट। बस वो जो 2 कंडीशन थी उसमें एक कंडीशन खतरनाक है, अगर वो पार्टी डिफॉल्ट पे है तो वो क्वांटम मेरिट नहीं मांग सकती। अरे कुछ समझ में आया क्या बोला मैंने? बाकी केसेस देखो, पहला वाला वॉइड वाला था, दूसरा वाला जो था वो कौन सा था? विदाउट इंटेंशन बीइंग ग्रेशियस। 2 तो इजी हो गए 6 में से, तीसरा भी बहुत इजी था, वो वाला एग्जांपल से पकड़ के रखोगे तो ज्यादा याद आ जाएगा। नो एग्रीमेंट टू रेम्यूनरेशन ऑटो वाला एग्जांपल। 3 हो गए। आपने अबंडन कर दिया या रिफ्यूज टू परफॉर्म कर दिया बचा कुचा कॉन्ट्रैक्ट, डिफॉल्ट पे नहीं हो, मना कर रहे हो कि आगे मेरे को तुम्हारे साथ काम नहीं करना, तो भैया जितना उसने वर्क डन कर दिया उसका कंपनसेशन दे दो। नेक्स्ट, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल, तो जितना आपने पार्ट परफॉर्मेंस एंजॉय किया उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। और इंडिविजिबल में जो परफॉर्मेंस है वो प्रॉपरली नहीं की गई, बैडली परफॉर्म किया गया, तो आप डिडक्शन कर सकते हो बैड परफॉर्मेंस के
नाम पे ऑन द ग्राउंड ऑफ क्वांटम मेरिट। नहीं आया समझ? पूछ लो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन था क्वांटम मेरिट। अभी तक हमने 2 रेमेडी पढ़ी है। टोटल कितनी रेमेडी है सर? सिर्फ 4, और ये अभी खत्म होने वाली है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मैंने तुम्हें कल एक्टर वाला एग्जांपल दिया था। सामने वाला कह रहा है, कर रहा है ब्रीच। अरे सारे केस ब्रीच के होने चाहिए, क्वांटम मेरिट में भी ब्रीच आना था, तो एक केस में आया था ना ब्रीच। सारे केस ब्रीच के नहीं थे क्वांटम मेरिट के। हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, एक पॉइंट था 6 में से, इसलिए उसको इस कैटेगरी में पढ़ लिया है। कनेक्शन समझ में आते रहना चाहिए चार्ट में। तो ब्रीच होने पे यू कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन क्लेम डैमेजेस, क्वांटम मेरिट भी लगता है। अब ये जो 4 हम पढ़ रहे हैं, इसमें कौन सा वाला शामिल नहीं है? डैमेजेस क्लेम वाला, क्योंकि वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं ऊपर। इसीलिए हेडिंग कैसे लिखी थी उसने? अदर देन डैमेजेस। और क्या कर सकते हो? बिसाइड क्लेमिंग डैमेजेस एज अ रेमेडी द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी तुम बोलोगे कि कितनी रेमेडी है, तो 4 नहीं बोलोगे, कितनी बोलोगे? 5। क्लेमिंग डैमेजेस इज ऑल्सो अ रेमेडी। हमने उसको डिटेल में पूरे टॉपिक में पढ़ लिया, उसके टाइप पढ़ लिए, कितने तरह के डैमेजेस हो सकते हैं और किस केस में कौन सा डैमेजेस क्लेम हो सकता है। भाई प्रीफिक्स डैमेज अगर क्लेम करना है तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा प्रीफिक्स। अगर आपको विंडिक्टिव डैमेज क्लेम करना है तो वहां पे रेपुटेशन का लॉस होना चाहिए ना। रेपुटेशन लॉस नहीं होगी तो विंडिक्टिव क्लेम नहीं हो सकता है। समझ आया ये सब? तो 5 होते हैं रेमेडी। एक हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, 4 हम अभी पढ़ रहे हैं। उन 4 में से स्पेशल पढ़ी आज हमने। एक तो रेसेशन पढ़ लिया, दूसरी पढ़ी क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट तो बहुत सारे ग्राउंड पे लगता है, उसमें से एक ग्राउंड है कौन सा? उसमें से एक ग्राउंड है ब्रीच। यहां तक कोई समस्या है तो बताओ। अब देखो इधर अगला डैमेज है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। ऑब्वियसली हम रेमेडी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, तो वही रेफरेंस आ गया। वेयर द डैमेजेस आर नॉट एडेक्वेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बस यही है, और ये वर्ड नहीं लिखेंगे तो हम ये समझा ही नहीं सकते। हम ये कह रहे हैं कि यार ये जो डैमेज मिल रहे हैं ना मुझे पैसों के, कंपनसेशन, these damages are the compensation of damages is not adequate। मुझे जो डैमेज दिया जा रहा है रेमेडी के नाम पे, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, मैंने डैमेजेस क्लेम कर लिए, मुझे जो डैमेजेस मिल रहे हैं दे आर नॉट एडेक्वेट। मैं ये बात कोर्ट में प्रूव कर रहा हूं कि मुझे जो डैमेजेस मिल रहे हैं ये एडेक्वेट नहीं है। मुझे तो क्या चाहिए? कोर्ट, आप डिमांड करोगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, तुम्हारे डिमांड करने से लॉ में ऐसा नहीं लिखा है कि मिल ही जाएगा। यहां एक और इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आ गया? डिस्क्रिशन। किसका डिस्क्रिशन? कोर्ट का। तो 2 बातें हो गई। बीइंग अ पार्टी जिसके साथ ब्रीच हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, वो कह रही है कि मेरा कंसिडरेशन, ये जो डैमेजेस कंपनसेशन मिल रहा है दे आर नॉट एडेक्वेट। और कोर्ट अपने डिस्क्रिशन पे, मतलब कोर्ट को अगर जस्टिफाइड लगता है, ये डिस्क्रिशन वर्ड का मतलब होता है इच्छा, तो कोर्ट की इच्छा मतलब मनमर्जी नहीं होती। कोर्ट हर इच्छा को बैकिंग देता है लीगल। तो जब कोर्ट को जस्टिफाइड लगता है तो कोर्ट अपने डिस्क्रिशन पे ऑन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मैंने तीसरा वर्ड क्या बोला था अभी? आपको क्लेम करना है तभी कोर्ट ऐसा ऑर्डर देगा। वर्ड क्या लिखा है? सूट फॉर, सूट मतलब लीगल केस, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब तुम्हारा क्लेम है कि मेरे को तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। तो एक डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कोर्ट में जाके कि ये एक्टर मेरी मूवी करने से, आधी अधूरी मूवी करके अब मूवी करने से कर रहा है मना, हमारा एग्रीमेंट हो गया था, इसने ब्रीच कर दिया, ये ब्रीच है। दूसरा, वो सूट फाइल करने गया तो अपना क्लेम क्या लिखा उसने? मेरे को इससे एक्टिंग करवानी, मेरी मूवी में ये एक्टिंग करेगा, ये पैसे देने को राजी है, वो मेरे लिए एडेक्वेट कंसिडरेशन नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? तो कोर्ट अपने, अभी भी कोर्ट अपने डिस्क्रिशन पे ऐसा डिसाइड कर सकता है कि हाँ एक्टर को मूवी करनी पड़ेगी। अभी भी कोर्ट बाउंड नहीं है, और ना लॉ ऐसा कह रहा है कि ऐसे करने पे ऐसा ही होगा।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा हो भी सकता है कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे, और कोर्ट कह भी सकता है यार कंपनसेशन लो यार, मत झगड़ा करो, अलग अलग काम करो। नहीं आया समझ? तो कितनी बातें इंपॉर्टेंट थी। सूट फाइल ही किस नाम पे किया गया? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के नाम पे। कब किया गया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के समय पे। और क्या क्लेम किया जा रहा है उस सूट में? डैमेजेस जो है वो एडेक्वेट कंसिडरेशन नहीं, एडेक्वेट रेमेडी नहीं है मेरे लिए। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो वो ये कह रहा है कि कोर्ट एट डिस्क्रिशन डायरेक्ट पार्टी, मतलब वो पार्टी को इंस्ट्रक्शन देगा टू कैरी आउट हिज प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अरे कुछ समझ में आया कि ऊपर से गया? बोलो। ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट थे, इतना सा प्रोविजन है, कोई बहुत बड़ा प्रोविजन नहीं है वो। आगे देखो, सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन भी मैंने तुम्हें समझाया था, कोर्ट का ऑर्डर जो नेगेटिव है, किसी व्यक्ति को किसी काम को करने से रोकता है, ऐसे ऑर्डर को हम कौन सा ऑर्डर बोलते हैं? इंजंक्शन ऑर्डर। नेगेटिवली तुम ये नहीं करोगे, ऐसा वाला, मेरे अगले ऑर्डर तक तुम ये काम नहीं करोगे, ऐसा ऑर्डर मिला, इसी को बोलता है इंजंक्शन ऑर्डर। तो एक पार्टी ब्रीच कर रही है, हमको तो ब्रीच के हिसाब से पढ़ना है इसको। दूसरी पार्ट प्रोमिसी कोर्ट चला गया प्रोमिसर के ब्रीच करने पे। अब देखो जरा इस कहानी को, वो मूवी वाला एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल ले लिया उसने। एन अ फिल्म स्टार रजनीकांत एग्रीड टू एक्ट एक्सक्लूसिवली फॉर अ पर्टिकुलर प्रोड्यूसर जियो सिनेमा। तो उसने क्या कर लिया, एक ही प्रोडक्शन हाउस से एग्रीमेंट कर लिया, और करने पड़ते हैं इनको, कई सारे ऐसे स्टार है और सिंगर्स हैं। टी सीरीज से कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो और किसी कंपनी के लिए गाना नहीं गाएगा सिंगर, ऐसे बाउंडेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था। फिल्म स्टार एग्रीड टू एक्ट एक्सक्लूसिवली फॉर अ पर्टिकुलर प्रोड्यूसर फॉर 1 ईयर, 1 साल तक वो केवल उसके ही लिए काम करेगा, ऐसा एग्रीमेंट में एंटर करके। ड्यूरिंग द ईयर शी कॉन्ट्रैक्टेड टू एक्ट फॉर सम अदर प्रोड्यूसर। ड्यूरिंग द ईयर ही मतलब उसने क्या कर दिया, ये ब्रीच। अब यहां जो ऑर्डर आएगा वो नेगेटिव ही आएगा ना। अरे प्रोड्यूसर गया कोर्ट, और कोर्ट में जाके बोला ये देखो ब्रीच कर रही है, मेरे साथ 1 साल का एग्रीमेंट है। तो कोर्ट कौन सा ऑर्डर देगा कि भैया तुम्हें कहीं और काम नहीं करना। अरे आया समझ में कि नहीं आया? तो ये जो रुकावट डाली जा रही है, जो रिस्ट्रेंड किया जा रहा है, इस ऑर्डर को ही बोलते हैं हम इंजंक्शन ऑर्डर। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिस्ट्रेंड, रोकना। हमने पढ़ा है यार, टू डू समथिंग, रिस्ट्रेन ऑफ डूइंग समथिंग, वही तो है। एक और कहानी देखो। ए एक सिंगर एग्रीड विद बी टू परफॉर्म एट हिज थिएटर फॉर 2 months on condition that during that period he would not perform anywhere. In this case, B could move to the court for a grant of injunction restraining A from performing in the other places. ऊपर प्रोविजन पढ़ लो, बहुत इजी सा है। Where a party to contract negating the terms of contract. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, हम ये बात समझा ही तब सकते हैं जब हम ये बात बोले कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को आप निगेट कर रहे हो। और ये जनरली ऐसे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो कंटिन्यू होने वाले हैं, कंटिन्यूसली आपको परफॉर्म करना है, और उसको आप निगेट कर रहे हो, तो ऑब्वियस बात है जो अपोजिट पार्टी है वो कोर्ट जा सकती है, और कोर्ट में इशू एन इंजंक्शन ऑर्डर। फिर कंपल्शन नहीं है कोर्ट पे। हो सकता है कोर्ट बोले आज से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म, तुम्हारा जो भी नुकसान है उसकी भरपाई करो। फिल्म स्टार को बोल रहा है वो, ये डायरेक्ट प्रोड्यूसर साहब को पैसा दो और आगे से कॉन्ट्रैक्ट मत करना, टाटा बाय बाय, आज ही से खत्म, कहीं भी काम करो कोई बात नहीं। हो सकता है वो ये बोल दे कि नहीं, अब 1 साल तक तुम कहीं और काम नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? तो इंजंक्शन ऑर्डर मिलेगा या नहीं, ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होता है। यहां पे साफ वर्ड लिखा है मे इशू एन इंजंक्शन ऑर्डर, रिस्ट्रेन हिम। और इंजंक्शन ऑर्डर का ये है की लाइन, रिस्ट्रेन द प्रोमिसर फ्रॉम डूइंग व्हाट ही इज प्रॉमिस्ड नॉट टू डू। रिस्ट्रेन द प्रोमिसर फ्रॉम डूइंग what he has promised not to do। जो उसने ना करने का प्रॉमिस किया था
उसी बात को करने से रोकना। अरे हाँ या ना? उसने बोला था मैं किसी और के लिए गाना नहीं गाऊंगा, ये प्रॉमिस था, तो किसी और के लिए गाना गाने से रोकना। कोई समस्या है तो बताओ यार। वेरी सिंपल टॉपिक, लास्ट। हम इसको भी पहले एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल थिएटर वाला है यहाँ पे भी। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। ए, ये एक सिंगर है, इसने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, मैनेजर ऑफ द थिएटर, थिएटर का मैनेजर है, टू सिंग एट हिज थिएटर फॉर 2 नाइट्स इन एवरी वीक। हर वीकेंड पे जाके वट एवर वीक में 2 नाइट्स के लिए परफॉर्मेंस देगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 मंथ, अगले 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। एंड बी इंगेजेस टू पे हर 10,000 फॉर ईच नाइट्स परफॉर्मेंस, और वो उसका कंसिडरेशन भी डिसाइडेड हो गया। ऑन द 6th नाइट, यार 2 महीने में कितने वीक आ जाएंगे? 8 कम से कम, 9 10, 9 वीक तो आ ही सकते हैं। तो 8-9 वीक में तो उसको कम से कम 16 या 18 नाइट्स की बात हो जाएगी। तो 16-18 में से छठी नाइट के बाद ही क्या हो गया है? अ विलफुल एब्सेंट हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर। अब जब वो विलफुली एब्सेंट करेगी अपने आप को, इम्पॉसिबल सिचुएशन नहीं थी उसके एब्सेंट होने की, इम्पॉसिबल हो जाती तो अवॉइड हो जाता अपने आप, ये ब्रीच में आ जाएगा। अरे हाँ या ना? ब्रीच यही तो होता है, परफॉर्मेंस करने से रिफ्यूज करना, मना करना, या अपने आप को ऐसी सिचुएशन में ले आना कि परफॉर्मेंस ना हो पाए, तो ये तो ब्रीच हो गया। एंड बी इन कॉन्सिक्वेंस रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। अब ऑब्वियसली ब्रीच हो गया तो बी के पास ऑप्शन था टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, उसने रिसाइन कर दिया। कहानी चलती जा रही है आगे। बी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द कंपनसेशन, रेमेडी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन भी कर देगा और डैमेजेस भी क्लेम कर लेगा। मजेदार बात बताऊं, वो डैमेज को अलग से हमने बहुत अच्छे से उसने ड्राफ्ट करके दिया। डैमेज सबको मिल सकते हैं, इंजंक्शन पे भी डैमेज ले लो, भाई नुकसान हुआ है ना मेरा, मेरे को कोर्ट आना पड़ा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे भी डैमेज ले लो, रिसाइंड पे तो ले ही लो। अरे हाँ या ना? यहां पे क्या बोला है? बी इन कॉन्सिक्वेंस रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, बी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द कंपनसेशन फॉर द डैमेज विच ही हैज सस्टेन्ड थ्रू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो उसको पूरा राइट बनता है डैमेज लेने का। तो ऊपर प्रोविजन बस इतना सा है, अ पर्सन हु राइटफुली रिसाइंड, जैसे कि यहाँ पे बी का हक था कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड कर सकता था, तो उसको हमेशा एंटाइटलमेंट है किसका? कंपनसेशन का, फॉर एनी डैमेज विच ही हैज सस्टेन्ड थ्रू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई डाउट है इसमें तो बताओ मुझे। ये कल मैंने पार्ट छोड़ा था, अपन इस पे वापस आते हैं। आओ ऊपर, सेक्शन 74, वेरी इंटरेस्टिंग, और कुछ नई कहानी देखने को मिलेगी तुम्हें यहाँ। पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं। क्या एग्जाम्पल मैंने कल ये समझा दिया था? ओके। The party to a contract may provide beforehand the amount of compensation payable in case of failure to perform the contract. Amount of compensation payable in case of failure. और आगे लिखा है parties to contract may provide beforehand. ये सब जोड़ जाड़ के क्या समझ में आया? सिनारियो बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में फेलियर टू परफॉर्म हुई है, प्रॉमिसर फेल हुआ है
किसी परफॉर्मेंस को करने में। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, ऑब्वियस बात है कि वो जो नुकसान होगा उसकी भरपाई का अमाउंट जो है वो क्या है, बिफोर हैंड कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइडेड है। सेटअप समझ में आया? आगे देखो, इन सच केसेस द क्वेश्चन अराइजेस वेदर द कोर्ट विल एक्सेप्ट दिस फिगर एज मेजर ऑफ डैमेज। तो क्या कोर्ट इसको एज इट इज एक्सेप्ट कर ले? कल एग्जाम्पल देखा है इसका, 1,00,000 रुपए डिसाइडेड थे, किसी भी पार्टी ने गड़बड़ करी, वो दूसरी पार्टी को 1,00,000 रुपए देगी, पार्टी पहले से डिसाइड करके बैठी है। अब 70,000 का ही नुकसान हुआ तो 70 दिलवाए थे, एक नहीं दिलवाया था, और 1,50,000 का नुकसान हुआ तो 1,00,000 दिलवाया था। याद आया वो एग्जाम्पल? अब देखो, तो वो फिर से वही सवाल पूछ रहे, कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा कितना पैसा दिलाना है? क्या कोर्ट वो फिगर एक्सेप्ट कर ले जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि एक पार्टी दूसरे को यही देगी क्योंकि ये लोग तो पहले से डिसाइड करके बैठे, या कोर्ट क्वांटम मेरिट पे देखेगी? अरे वो ये देखेगी कि एक्चुअल नुकसान कितना हुआ है। क्या करेगी कोर्ट? एक है इंग्लिश लॉ और एक है इंडियन लॉ। इंग्लिश लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश लॉ, sums of fixed in the contract may be interpreted either as liquidated damages or as penalty। यही दोनों में पढ़ा था कल अपन ने। लिक्विडेटेड डैमेजेस में अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं होता था, पेनल्टी में अमाउंट स्पेसिफाइड होता था। अरे यार तुम रिवाइज नहीं करके आए हो। प्रीफिक्स डैमेजेस जो होते हैं वो दो नाम पे होते हैं, या तो लिक्विडेटेड डैमेजेस, मैंने कल नहीं पढ़ा ये बात, या पेनल्टी। पेनल्टी वर्ड नहीं बोला कल मैंने? अच्छा ठीक है, अभी समझा। इफ द सम फिक्स इन द कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट अ जेन्युइन प्री एस्टिमेट बाय द पार्टी ऑफ द लॉस। आपने प्री एस्टिमेट लगाया है कि अगर किसी पार्टी ने फेलियर टू परफॉर्म किया तो इतने रुपए का नुकसान होगा, ये एंटिसिपेट कर लिया। मैंने तुमसे घर बनवाने की कोशिश कर, अरे यार और इजी ले लेता हूँ, ये बेंच खरीदूंगा मैं, और बेंच भी छोड़ो, गोल्ड खरीदूंगा मैं तुमसे आज से 5 तारीख को अगले नेक्स्ट मंथ की, और आज प्राइस सेट कर लो, ठीक है? मुझे पता है गोल्ड महंगा होने वाला है, मेरे को सपोज क्या, हाँ 10 तोला सोना खरीदना है तुमसे, तो वो मैं आज की प्राइस पे सेट कर रहा हूं, तुम एग्री कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है यार नीचे जाएगा या व्हाटएवर, मैंने एंटिसिपेट कर लिया कि यार लगभग प्राइस कितनी ऊपर जाने वाली है, तो मैंने कहा यार लगभग मैं तुमसे ये डैमेजेस क्लेम करूंगा अगर तुमने मुझे नहीं बेचा तो। तुम भी होशियार हो, तुमने नीचे जाने की प्राइस सोच ली कि यार आज बिक रहा है, अच्छा महंगा बिक रहा है, 1 महीने बाद सस्ता हो जाएगा, ये पार्टी अगर डिफॉल्ट कर गई तो मेरा नुकसान हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ? कॉम्प्लेक्स हो गया क्या? बाजार में ये जितनी फ्यूचरिस्टिक डील हो रही है ना, ये शेयर मार्केट वेयर मार्केट, ये इसी एग्जांपल पे चल रही है जो एग्जांपल मैंने तुम्हें अभी समझा दिया। दो अपोजिट थिंकिंग वाली पार्टी चल रही है तभी डील होती है। तुम सामान खरीद रहे हो ये सोच के कि ऊपर जाएगा, खरीदने वाला हमेशा ये सोचता है, बेचने वाला सोच रहा है ये नीचे जाएगा, मैं आज ही बेच लूं। दोनों पार्टी ने अपना अपना हिसाब लगा लिया और समझ लिया या एंटीसिपेट कर लिया कि यार इतना नुकसान हो सकता है अगर इसने उस दिन डिफॉल्ट किया तो तुमने वही बात प्री डिसाइडेड करके कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी। तो अगर आप ये पूरी एक्सरसाइज कर रहे हो कि मैं कितना डैमेज लूंगा, तो इसको बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। अरे कुछ बात समझ में आई क्या? अगर तुमने डैमेज का प्री एस्टिमेट लगाया है, कितना लॉस होगा इस बात का प्री एस्टिमेट लगाया है, इसी को मैं बोल रहा हूं लिक्विडेटेड डैमेजेस। अगर तुमने रैंडम अमाउंट सोच लिया यार तू तो 1,00,000 रुपए दे देना, नहीं तो मैं 1,00,000 रुपए दे दूंगा, कोई एस्टिमेट नहीं है कि प्राइस कहां जाएगी, कितना नीचे कितना ऊपर, कोई एंटिसिपेशन नहीं है तुम्हारा। ऐसे वाले चीजें अगर तुम प्री डिसाइडेड करते हो तो वो कहलाती है पेनल्टी, वो कहलाती है पेनल्टी। दोनों चीजें प्री डिसाइडेड है, एक के पीछे लॉजिकल सेंसिबल एस्टिमेशन है,
कॉन्ट्रैक्ट में प्री डिसाइडेड तो है, पर लॉजिकल है, सेंसिबल है, एस्टिमेटेड है। एक है रैंडम, बस सजा मिलेगी तुमको। हाँ या ना, समझ में आया क्या दोनों बातें? तो चलो, इफ द सम फिक्स इन द कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट अ जेन्युइन रीजनेबल, सेंसिबल, लॉजिकल, उसको ही तो बोलते हैं जेन्युइन प्री एस्टिमेट। अरे प्री एस्टिमेट ही रैंडम हो जाए, जेन्युइन ना बचे, तो सोचो इस कीवर्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो वो पेनल्टी हो जाएगी। जेन्युइन प्री एस्टिमेट बाय द पार्टीज ऑफ द लॉस विच वुड बी कॉज्ड बाय द फ्यूचर ब्रीच, जो कि ये नुकसान हो सकता है फ्यूचर ब्रीच की वजह से ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो ये लिक्विडेटेड डैमेजेस की डेफिनेशन है किससे? इंग्लिश लॉ ने दी है। आगे देखो, इट इज एन असेसमेंट ऑफ द अमाउंट। असेसमेंट मतलब एंटिसिपेट करना, असेस करना। अरे असेस करना मतलब एंटिसिपेट करना। इन विच अमाउंट विच इन द ओपिनियन ऑफ द पार्टी विल कंपनसेट फॉर द ब्रीच। वही वाली बात है, जैसे मैंने तुम्हें अभी अच्छा एग्जांपल बताया था कि यार सोने की कीमत में कितना उछाल आ सकता है एक महीने में, इसको मैंने असेस किया है, ये उसका एग्जांपल हो गया। सच अ क्लॉज इज इफेक्टिव एंड द अमाउंट इज रिकवरेबल। इंग्लिश लॉ कहता है कि अगर तुमने लिक्विडेटेड डैमेजेस सेट किए हैं तो सच अ लॉस इज इफेक्टिव एंड रिकवरेबल। बट क्या है? where the sum is fixed in the contract is unreasonable and is used to force the other party to perform the contract। आपका इंटेंशन केवल ये था ऐसा सम डिसाइड करके कि सामने वाले पे इतना प्रेशर रहे कि इसको हर हाल में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़े, नहीं तो इसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। मतलब आपका इंटेंशन अनरीजनेबल है, डैमेज क्लेम करने का नहीं है। तो यहां पे उन्होंने बोला है इसको हम बोलते हैं पेनल्टी। तो जब ये वर्ड लिखना पड़ेगा समझाने में, अनरीजनेबल, प्री एस्टिमेट इज अनरीजनेबल एंड इज यूज्ड टू फोर्स द अदर पार्टी टू परफॉर्म। वहां पे पूरा इंटेंशन है टू फोर्स द अदर पार्टी टू परफॉर्म, इसको हम पेनल्टी बोलेंगे। और इंग्लिश लॉ क्या कहता है? सच अ क्लॉज ऑफ दिस रिगार्डेड एंड इंजर्ड पार्टी कैन नॉट रिकवर मोर देन द एक्चुअल लॉस। याद आया, 70,000 के ऊपर नहीं जा सकते। कोई डाउट? अब आओ देखो इंडियन लॉ क्या कहता है। इंडियन लॉ मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। वेरी IMP। हमें कौन सा लॉ फॉलो करना है? द कोर्ट ऑफ इंडिया अवॉर्ड ओनली अ रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग द सम सो मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। हमारा लॉ कोई भेदभाव नहीं करता, लिक्विडेटेड डैमेजेस हो या पेनल्टी हो। हम तो हमारे कोर्ट हमेशा, चाहे तुमने लिक्विडेटेड डैमेजेस सेट किए हो, तुमने अपना जेन्युइन लॉजिक लगाया हो, तो भी रीजनेबलनेस चेक करना कोर्ट का काम है। कोर्ट कहता है मैं ही करूंगा चेक। तुमने पहले से कुछ भी लिख लिया हो ये बोल के कि ये तो हमने बहुत रीजनेबली सोचा था, तो हम बिलीव नहीं करेंगे। इंग्लिश कोर्ट वाले क्या कहते हैं? हाँ हम बिलीव कर लेंगे। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? हमने कहा तुम चाहे पेनल्टी की तरह लिखो, चाहे लिक्विडेटेड डैमेजेस की तरह लिखो, चाहे तुम ये क्लेम करो कि हमने बहुत सोच समझ के रीजनेबली ये डैमेजेस सेट किए हैं, या तुम ये कह दो कि हमने एक दूसरे को एनफोर्स करने के लिए ये डैमेज सेट किया है कि ये पक्का कॉन्ट्रैक्ट करवाए। दोनों ही केसेस में इंडियन लॉ मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। हर हाल में हम कोर्ट इन इंडिया अवॉर्ड ओनली अ रीजनेबल कंपनसेशन, और इंडिया के कोर्ट केवल रीजनेबल कंपनसेशन ही देने वाले हैं, चाहे तुम लिक्विडेटेड डैमेज सेट करके बैठो। हम कोई भेदभाव करते ही नहीं। इंग्लिश लॉ में भेदभाव है। अब लास्ट में लिखा है उसमें कि अमाउंट कभी भी एक्सीड नहीं करेगा किसको? द सम सो मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ये वही 1,00,000 और 70,000 वाली बात। वो 1.5 लाख जब हो गया था तब भी हमने कंपनसेशन कितना दिलवाया था? 1,00,000। मेंशन्ड अमाउंट को क्रॉस तो करोगे ही नहीं, पर वो मेंशन्ड अमाउंट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको रीजनेबल ग्राउंड पे देखा जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेंगे, चाहे तुम लिक्विडेटेड डैमेजेस बनाओ चाहे तुम पेनल्टी बनाओ। अभी भी कुछ समझ में आया या नहीं आया?
Section 74 of the Contract Act lays down if the party have fixed what the damages will be, the court will never allow more. साफ साफ लिखा है, आपने 1 लाख फिक्स कर दिया तो 1 के ऊपर तो जाएगा नहीं, बट द कोर्ट में अलाउ लेस, वो 70,000 पे ला सकता है उसको. अ डिक्री इज टू बी पास ओनली फॉर रीजनेबल कंपनसेशन. सीधी बात है, डिक्री मतलब ऑर्डर. ऑर्डर ऑफ कोर्ट को हम क्या बोलते हैं? डिक्री. नॉट एक्सीडिंग द सम नेम्ड बाय द पार्टीज. नॉट एक्सीडिंग द सम, 1 लाख अगर सेट है तो 1 लाख के ऊपर नहीं जाएगा. 10 सेक्शन 74 एंटाइटल अ पर्सन कंप्लेनिंग फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू गेट रीजनेबल कंपनसेशन. साफ साफ लिखा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे आपको कौन सी कंपनसेशन मिलेगी? रीजनेबल. नॉट एंटाइटल्ड, आपको ये राइट नहीं है टू रियलाइज एनीथिंग बाय वे ऑफ पेनल्टी. वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज केस स्टडी के लिए. सेक्शन 74 केवल रीजनेबल कंपनसेशन अलाउ करता है, कहीं भी तुम्हें राइट नहीं है पेनल्टी लेने का. ऊपर की लाइन लिख के अगर केवल ये लिखा है कि डिस्टिंक्शन नहीं है पेनल्टी की और लिक्विडेटेड डैमेजेस की, तो काम नहीं चलेगा जब तक ये लास्ट लाइन नहीं लिखोगे कि पेनल्टी लेने का इंडिया लॉ में राइट ही नहीं है. हमेशा रीजनेबल कंपनसेशन मिलेगी. हमारे लिए पेनल्टी, लिक्विडेटेड डैमेजेस, तुम्हारा प्रीफिक्स लॉस, प्रीफिक्स डैमेज सिर्फ सीलिंग सेट करता है कि इसके ऊपर प्रीफिक्स डैमेजेस नहीं मिलेंगे, उसके अंदर मिलेंगे. हमारे लिए केवल इसकी इंपॉर्टेंस ये है. तुमने कॉन्ट्रैक्ट में कोई अमाउंट सेट कर लिया, चाहे वो लिक्विडेटेड डैमेजेस से किया है या पेनल्टी से किया है, हमारे लिए तो वो केवल और केवल क्या है? सीलिंग है. इसके ऊपर नहीं जाएंगे, इसके नीचे जा सकते हैं, और वो भी रीजनेबल ग्राउंड पे. क्या ये कंक्लूजन समझ में आ गया है या नहीं? बताओ. अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इसके नीचे लिखी है. इसका एक एक्सेप्शन है. स्क्रीन नहीं चल रही? एक सेकंड. स्क्रीन कैसे गायब हो गई? इसका भी एक एक्सेप्शन है. वेयर एनी पर्सन गिव्स एनी बॉन्ड टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. मामला किसका है? बॉन्ड का. और वो बॉन्ड किसके हैं? गवर्नमेंट के. इसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी बोलते हैं. कोई जरूरी नहीं कि यही वर्ड आए, इसकी जगह वर्ड आ जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी. गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा उठाने के लिए जो सिक्योरिटी इशू करती है, हमने बचपन से पढ़ी है. सेंट्रल बैंक एक का यूज भी होता है उसमें, याद आया? फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में भी पढ़ी थी ये कहानी. वो ये, एनी पर्सन गिव एनी बॉन्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी टू एक्ट इन विच द पब्लिक आर इंटरेस्टेड. अब ये जो आगे वर्ड आया, गवर्नमेंट का बॉन्ड हो रहा है किसके साथ? किसी पर्सन के साथ. ये वो ठेकेदारी वाली कहानी आ गई. कॉन्ट्रैक्टर, मैं रोड बना दूंगा, ब्रिज बना दूंगा. तो गवर्नमेंट का बॉन्ड है परफॉर्मेंस के लिए और पब्लिक ड्यूटी परफॉर्मेंस के लिए, पब्लिक जिसमें इंटरेस्टेड है उसके लिए. अगर तुम इसे ब्रीच करते हो और गवर्नमेंट ने उस बॉन्ड में, ये बॉन्ड ही कॉन्ट्रैक्ट है हाँ, और गवर्नमेंट ने उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि 10 करोड़ की पेनल्टी लगाऊंगी, तो 10 करोड़ की पेनल्टी लगेगी. कोर्ट उसके अंदर रीजनेबल कंपनसेशन ढूंढने नहीं आएगा. एकमात्र एक्सेप्शन है इसका, और मामला ये गवर्नमेंट वाला है और पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है. ऐसा बॉन्ड जो गवर्नमेंट या सेंट्रल स्टेट वॉटेवर उनके साथ आपने एंटर किया है, जिसके अंदर परफॉर्मेंस रिलेटेड टू पब्लिक ड्यूटी और पब्लिक इंटरेस्ट है, अगर उसका ब्रीच होता है तो जो मेंशन्ड अमाउंट है वो मेंशन्ड अमाउंट ही पेनल्टी की तरह लगेगा. तो पेनल्टी जनरली तो नहीं लगती, पर गवर्नमेंट के साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और पब्लिक ड्यूटी और परफॉर्मेंस ना करने पे ब्रीच करोगे, तो मेंशन्ड अमाउंट एज अ पेनल्टी देना पड़ेगा. वो एनफोर्सेबल है. कुछ समझ में आता है क्या?
कि डाउट है? ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी इफ ए प्रैक्टिसेस अ सर्जन इन कोलकाता। अरे कहानी आ गई अब तो। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ए एक सर्जन है, ही विल पे बी 50,000। A practice as a surgeon at Kolkata. B is entitled to such compensation not exceeding 50,000 as the court considered reasonable. पागल ने अजीब सी लैंग्वेज लिख दी है, कोई बात नहीं। अरे ठीक है, कहानी ऐसी कुछ होगी कि सर्जन और किसी व्यक्ति के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट में 50,000 रुपए सेट हुए हैं, तो बस वही लिख रहा है कि भैया कंपनसेशन कभी भी 50,000 को क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं 50,000 ही मिल जाएंगे। आगे वर्ड लिखा है कोर्ट को जितना रीजनेबल कंसिडर हो। केस के जरा फैक्ट्स पे ध्यान दे लो, केस की एक्चुअल सिचुएशन क्या थी वो खुद ही बना सकते हैं अपन, कोई बात नहीं। नेक्स्ट एक और कहानी लिखी है, ए बोरोज 10,000 फ्रॉम बी, गिव हिम बॉन्ड फॉर 20,000 पेबल बाय 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 4,000। देखो उधार लिए 10, चुकाएगा 20 और 4,000 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट है ईयरली, हो गए ना 20। अरे 4 5 20 हो गया ना भैया 5 साल में। अब देखो विद अ स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन मतलब टर्म्स एक्सप्रेस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, उसको क्या बोलते हैं हम? स्टिपुलेट किया है, स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टिपुलेटेड दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, कि अगर पेमेंट में डिफॉल्ट हुआ द होल शैल बिकम ड्यू। होल शैल बिकम ड्यू वर्ड का मतलब समझ रहे हो? अब भी के अब भी 20 देने पड़ेंगे। नहीं आया समझ? 5 इंस्टॉलमेंट थी, सपोज तीसरे साल की इंस्टॉलमेंट पे तुमने गड़बड़ कर दी, तो जैसे ही गड़बड़ हुई होल शैल बिकम ड्यू, अब भी के अब भी पूरे बचे हुए पैसे देने पड़ेंगे, जो भी अमाउंट बच रहा है यहां से 20,000 को कवर करने में। ये भी पेनल्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, और ये अलाउ नहीं है। कुछ समझ में आया क्या? भले तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में तुम दोनों के एग्रीमेंट से डिसाइडेड है, कोर्ट डिसाइड करेगा रीजनेबल ग्राउंड पे। कोई डाउट तो बताओ मुझे। नेक्स्ट, क्योंकि पेनल्टी हमारे यहां पे अलाउ नहीं। ए अंडरटेक टू रीपे बी, ए प्रोमिसर बना, बी प्रोमिसी बना, लोन था 10,000 रुपए का, 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट विद अ स्टिपुलेशन in default of payment of any installment the whole shall become due. This stipulation is not by way of penalty and the contract may be enforced according to the its term. क्या अंतर है? सब तो सेम था। यहां उसने कह दिया ये पेनल्टी नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है। जल्दी जल्दी बोलो। वहां पे 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट थी, यहां 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है। बोलो यार, सेम तो लिखा है, स्टिपुलेशन दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट द होल शैल बिकम ड्यू। यहां पे भी ऐसे ही लिखा है, विद अ स्टिपुलेशन दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट द होल शैल बिकम ड्यू। क्या अंतर? यहां तो बोल रहा पेनल्टी है ही नहीं है। ओ गजो, इतना टाइम पास मत करो। आपस में तुमको दोनों को आता है कुछ समझ में? तुम आपस में डिस्कस करके एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हो कि हाँ हाँ मैं बता रहा हूं तो टेंशन मत ले। ऊपर वाले क्वेश्चन में 10,000 के लोन पे 20,000 चुकाने पड़ रहे थे। अमाउंट ऑफ डैमेज बहुत बड़ा था। वहां फील था कि आप सामने वाले पे एनफोर्स कर रहे हो कि तेरे को बहुत टेंशन दे दूंगा मैं। याद करो पेनल्टी की डेफिनेशन, वहां क्या था? इंटेंशन, सामने वाले को परफॉर्म करना ही पड़े, इस बात को फोर्स करने के लिए हम अगर अमाउंट सेट कर रहे हैं, ये इंटेंशन मिली तो पेनल्टी। भूल गए क्या लाइन? ये लो दिखा देता हूं, मैंने मार्क भी करवाई थी, तुम करते नहीं हो, मैं क्या करूं? कहां गया वो इंग्लिश लॉ? है ना, हाँ ये रहा, ये देखो,
where the sum fixed in the contract is unreasonable and is used to force the other party to perform the contract. मेरे को बताओ यार, 10,000 रुपए का लोन है, बेचारा 2-2 हजार रुपए करके 5 इंस्टॉलमेंट में पैसे मांग रहा है अपने, कुछ भी अनरीजनेबल है यहाँ? एकदम ड्यू कर भी देगा तो तुम अगर डिफॉल्ट करोगे तो क्या करेगा? ड्यू ही करेगा ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल के कि मेरे पैसे अभी के अभी दे दे, बात खत्म। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में 10 के 20 मांग रहे हो। नहीं आया समझ? पेनल्टी अनरीजनेबलनेस और इंटेंशन टू फोर्स द अदर पर्सन टू परफॉर्म पे डिपेंड करती है। अरे 20,000 वैसे भी देगा मतलब? अगर किसी व्यक्ति के 20,000 है, तुमने 5 साल पे तोड़ रखे हैं, तो एडिशनल ले रहे हो 10,000 उससे, 10 के 20 ले रहे हो, और वो अभी के अभी ले लोगे सारे बिना ड्यू टाइम दिए। यहां पे मैं तेरे को 10 की उधारी बनी हुई है और 10 ही तू वापस कर रहा है 2-2 हजार करके 5 इंस्टॉलमेंट में, तेरे को सेम केस लग रहा है? ये सब चीजें प्रीफिक्स है। चलो आओ जरा उस पे, डैमेज पे, ये प्रीफिक्स है कि नहीं है? पेनल्टी की टर्म किस पे दी है उसने भाषा नहीं लिखी है कि जैसे ही तुम डिफॉल्ट करोगे वैसे ही पूरे पैसे देने पड़ेंगे। ये बात प्रीफिक्स है। ये अनरीजनेबल कहां है और रीजनेबल कहां है? जो अनरीजनेबल है उसको हम क्या मान रहे हैं? पेनल्टी। ये जो दूसरा वाला है सर, ये कोई नुकसान नहीं है क्या? है ना, लिक्विडेटेड डैमेजेस, और कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन पे सेट करेगा कि कितना कभी पैसा देना है। पर ऊपर वाला तो प्योर पेनल्टी है ना। ये जो दोनों एग्जांपल है, पेनल्टी होने या ना होने पे डिपेंड कर रहे हैं। सवाल वहां ये है। समझ आया अभी भी कि नहीं आया? देखो जरा नीचे और समझ में आ जाएगी ये बात। पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस हैव वन थिंग इन कॉमन, बोथ आर पेएबल ऑन द ऑकरेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तो कॉमन बात है। और जो समस्या तुम्हें आ रही है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ क्लियर लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू, लेकिन देर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स जो हेल्प कर सकते हैं। पहला, द सम पेएबल इज सो लार्ज एज टू बी फार इन एक्सेस ऑफ द प्रोबेबल डैमेज ऑन द ब्रीच इज अ सर्टेनली पेनल्टी। हमारा केस 20,000 वाला इस केस पे आता है। so large to be far in excess of the probable damage। एक्चुअली उतना डैमेज नहीं हुआ जितना तुम एक साथ उससे पैसा मांग रहे हो। तीसरे साल पे 5 साल पे 20,000 मिलने थे, तुम तीसरे साल पे 20,000 मांग रहे हो उससे। इतना एक्चुअली तुम्हें नुकसान भी नहीं हो रहा है। ये तो साफ समझ में आ रहा है कि तुम सामने वाले को पेनलाइज कर रहे हो। पीरियड का गैप भी देखो ना, 5 साल का तीसरे साल पे मांग रहे हो, यहां पे देखो 5 महीने का 3 महीने में मांग रहे हो। पीरियड का गैप देखो, केवल 2 महीने का गैप है और 2 साल का गैप है, 24 महीने का। तो अगर ये साफ समझ में आता है कि अच्छा वो केवल एग्जाम्पल है, उसको रट के मत बैठो कि ऐसा वाला आएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा। तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो। उसके अंदर मेन बात यही सब लिखनी है कि आप पेनल्टी किसी चीज को प्रूव कैसे करोगे। आप किसी भी चीज को पेनल्टी ऐसे प्रूव करोगे कि अनरीजनेबल टर्म, आप सामने वाले से डैमेजेस ऐसे क्लेम कर रहे हो कि आप सामने वाले को परफॉर्मेंस के लिए बाउंड कर रहे हो, उसको पेनलाइज कर रहे हो। ये सारे शब्द जब आप उसके साथ अटैच करके लिख पाओगे तो उसको पेनल्टी लिखो। पहला प्रिंसिपल था। दूसरा देखो, where a sum is expressed to be payable on a certain date and further sum in the event of default being made, the latter sum is penalty because mere delay in the payment is unlikely to cause the damage। अगर मैंने तुम्हें कहा कि मैं 10,000 रुपए तुम्हें 5 तारीख को दे दूंगा और मैं 5 तारीख को ना दे के मैं 8 या 9 तारीख को दे रहा हूं, तो तुम मुझसे एक्स्ट्रा बहुत सारा पैसा मांग रहे हो। तो सीधी सी बात है कि क्या हुआ ये भाई, तुम मेरे से इंटरेस्ट ले लेते जो भी 4-5 दिन का बनता है नॉर्मल टर्म्स पे। तुम मुझसे एडिशनल पैसा मांग रहे हो, मतलब सीधी सी बात है तुम्हारा इंटेंशन क्या करने का है? पेनलाइज करने का है।
नहीं आया समझ? The expression used by the party is not final. The court must find out whether the sum fixed in the contract in truth, penalty or liquidated damages. तुम्हारी भाषा से पे सब कुछ डिपेंड नहीं करता. सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये पेनल्टी जैसा है या लिक्विडेटेड डैमेजेस जैसा है. इफ द सम फिक्स्ड इज एक्स्ट्रावेगेंट, एग्जॉर्बिटेंट, दो इंपॉर्टेंट वर्ड, मतलब जैसे कि बहुत ज्यादा किसी पे बोझ डाला जा रहा है, उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, ये उसके लिए वर्ड यूज हो रहे हैं, एक्स्ट्रावेगेंट एंड एक्सॉर्बिटेंट. द कोर्ट विल रिगार्ड इट एज पेनल्टी. तो वो ये बोल रहा है डिसाइड तो कोर्ट ही करेगा. कोर्ट को अगर ये प्रॉपर्टी लगती है तुम्हारे डैमेजेस में, तो फिर वो उसे पेनल्टी डिक्लेयर करता है. द एसेंस ऑफ द पेनल्टी ऑफ पेमेंट ऑफ मनी स्टिपुलेटेड एज टेरोरम. टेरर वर्ड से बना है, मतलब कि किसी को आतंकित करना, ऑफ द ऑफेंडिंग पार्टी. और लिक्विडेटेड डैमेजेस जो है वो जेन्युइन प्री एस्टिमेट होते हैं. तो कोर्ट को जब 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 ऐसा लगेगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डरा रही है, धमका रही है इन द टर्म्स कि अगर तूने परफॉर्मेंस नहीं किया तो तेरे ऊपर बहुत बड़े डैमेजेस आ जाएंगे, सारे लॉ और कोर्ट की अंडरस्टैंडिंग इसको एक्स्ट्रावेगेंट, एक्सॉर्बिडेंट या टेररम मानती है और उसे पेनल्टी डिक्लेयर करती है. और पेनल्टी कभी भी नहीं दिलाता कोर्ट. लिक्विडेटेड डैमेजेस दिलाता है एस्टिमेट सेंसिबल हो, जेन्युइन हो, लॉजिकल हो. हालांकि इंडिया में तो इन दोनों में कोई खास अंतर ही नहीं है. इंडिया में तो हमेशा ही कोर्ट आएगा और कोर्ट अपने रीजनेबल कंपनसेशन दिलाएगा. बस इंडिया में कोर्ट आपका जो अमाउंट प्रीफिक्स्ड है इन द कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऊपर कभी भी कंपनसेशन नहीं देगा अगर आपने प्रीफिक्स कर लिया तो. ये समझ में आया अभी भी कि नहीं आया? तो बहुत सारा पार्ट आज हमने इसका खत्म कर दिया. इस चैप्टर में अभी भी लगभग खत्म हो गया है. 5% बचा है ये चैप्टर अभी. तुम बताना मुझे कहां बचा है. यस, अब वो पढ़ने लायक. तो यहां तक हो गया. कल हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे.